हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला फाउंडेशन। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हमने शुरू किया है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में आज आपका क्लास नंबर 3 है, जिसमें कि हम मोशंस ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की गतियों की बात करेंगे कि हमारा जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, उसका रोटेशन क्या है। तो ये हमारा आज का टॉपिक होगा, मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है। टॉपिक के पहले मैं आपको आपके एक दो मिनट ले लेती हूँ लास्ट क्लास के रिवीजन के लिए। देखो, अभी तक हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, जो कि इंपॉर्टेंट आपके सोलर सिस्टम और उससे रिलेटेड जो भी टर्म थे, है ना। तो हमने सोलर सिस्टम को पढ़ा था, और सोलर सिस्टम, अर्थ की क्या कंडीशन है, अर्थ की क्या पोजीशन है, इसको भी हमने पढ़ लिया था। देन सेकेंड लास्ट हमने बात की थी किसकी, कि अगर हम देखें कि आपको पृथ्वी पर, ग्लोब पर किसी लोकेशन को खोजना है, तो उस लोकेशन को लिए आपका आपके लिए किस तरह का कोऑर्डिनेशन कुछ इमेजिनरी लाइंस का होता है, जिसमें कि हम कहते हैं कि सबसे पहले एक ऐसी रेखा जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दे, जिसको 0 डिग्री लैटिट्यूड कहा जाता है। और ये आपका क्या हो गया, 0 डिग्री लैटिट्यूड या 0 डिग्री जो अक्षांश है, ये आपका क्या हो गया बच्चों, आपका इक्वेटर हो गया। ठीक है, विषुवत रेखा हम इसको कहते हैं। तो विषुवत रेखा क्या है, 0 डिग्री अक्षांश, ऐसी रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही थी। इसके समानांतर, इसके पैरेलल कुछ और लैटिट्यूड्स भी है जो कि इंपॉर्टेंट है। 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको कि हमने क्या कहा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कि हमने कर्क रेखा कहा था, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा था। और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड की अगर हम बात करें, इसको हमने क्या कहा था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना, यानी कि मकर रेखा। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ठीक है, तो ये सारी बात हमने की थी। ऊपर अंटार्कटिक आर्कटिक सर्किल की, एंड नॉर्थ में 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक सर्किल की, ये हमने समझा, है ना, ये लैटिट्यूड था। देन हमने लॉन्गिट्यूड्स की जो बात की, कि लॉन्गिट्यूड्स मतलब नॉर्थ नॉर्थ और साउथ पोल जो है, इसको मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूड्स कहेंगे। इसको हम लॉन्गिट्यूड्स कहेंगे, देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो 0 डिग्री हमने किसे माना था, ब्रिटेन लंदन से गुजरने वाली जो ग्रीनविच लाइन थी, उसे हमने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना था, देशांतर रेखा माना था। इसके ईस्ट में 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट में 180 डिग्री वेस्ट, है ना। पूर्वी देशांतर, पश्चिम देशांतर, इंडिया कहां पर है, पूर्वी देशांतर ना। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये सारी बातें की थी। अब आज हम कुछ और समझते हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे मोशन ऑफ द अर्थ की, यानी जो अर्थ रोटेट हो रहा है वह किस तरीके से हो रहा है, उसकी पोजीशन जो है वह क्या क्या है, उसको हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, कुछ पॉइंट्स जो आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड हमें इसमें पढ़ना है रोटेशन, रिवॉल्यूशन, रोटेशन। देन नेक्स्ट हमें देखना है इसमें समर सोलस्टाइस, समर सोलस्टाइस, विंटर सोलस्टाइस, समर सोलस्टाइस, विंटर सोलस्टाइस, एंड इक्विनॉक्स, एंड इक्विनॉक्स। ठीक है, चलो हिंदी टर्म्स भी याद कर लो। रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमण, रोटेशन यानी घूर्णन, ठीक है, समर सोलस्टाइस यानी कि ग्रीष्म आयनांत। अभी सिर्फ शब्द समझो, इसका अर्थ अभी हम रुक के समझते हैं ना, सबर करो थोड़ा। आयनांत, विंटर सोलस्टाइस यानी शीत आयनांत, और इक्विनॉक्स यानी कि विषुव, इक्विनॉक्स यानी कि विषुव। ठीक है, अब देखो रिवॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे, तो रिवॉल्यूशन क्या है, रिवॉल्यूशन परिक्रमण। तो देखो, जो पृथ्वी है, ठीक है, आपको पता है कि सूर्य के चारों तरफ जो है, जो पृथ्वी है, वह चक्कर लगा रही है अपने ऑर्बिट, अपनी कक्षा में। ये हमने सोलर सिस्टम में पढ़ा था, याद आया। तो यहां पर देखो, जो पृथ्वी है, ये सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रही है, इसको हम क्या कह रहे हैं, रिवॉल्यूशन कह रहे हैं, इसको हम परिक्रमण कह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, सूर्य के चारों ओर
चक्कर लगाना, अर्थ अराउंड द सन, अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। इसको हमने क्या कहा, रोटेशन, रेवोल्यूशन कहा। अब नेक्स्ट देखो कि जब हम पृथ्वी की बात करेंगे तो ये केवल सूर्य की तरह के उस पर चक्कर नहीं लगा, बल्कि ये अपने जो एक्सिस है, अपना इसका जो अक्ष है, इस पर भी रोटेशन कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट ये रोटेशन जो है वह कर रही है, जाना था ना हमने इतना। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, रोटेशन। तो रोटेशन का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, रोटेशन का मतलब हो गया अपने ही अक्ष पर घूमना, मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। अपने ही अक्ष पर पृथ्वी जो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है वो क्या है, आपका रेवोल्यूशन है, ठीक है, सॉरी रोटेशन है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमण, सेकंड आपका हो गया घूर्णन, घूर्णन यानी घूमना, और घूमना किस पर, अपने ही अक्ष पर घूम जाना, ठीक है। अब देखो यहां पर तीन कंडीशंस हैं, तो ये जानते हो क्या है, समर सोलस्टाइस हुआ, विंटर सोलस्टाइस हुआ, और तीसरा इक्विनॉक्स हुआ। ये वो पोजीशन है जो सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी चक्कर लगा रही है तब जाके वो क्या कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। ये कुछ पोजीशंस के नाम है, ठीक है, इसको हम समझेंगे। तो पहला हमने रेवोल्यूशन देख लिया। अब देखो ठीक है, ये आपका अर्थ हो गया। तो यहां पर इसकी जो ये वाला मोशन हो गया, इसको हमने रिवॉल्यूशन कहा। इतना क्लियर हुआ आपको, इतना क्लियर हुआ कि रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, रोटेशन का मतलब क्या है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे। जब मैं साइड हो रही हूँ तो प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और साथ साथ में जो नोट्स है वह बनाते चलो। देखो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवाइज कैसे करोगे। मैं आपसे कहती हूँ कि क्लास के पहले रिवीजन कर लो। किससे करोगे रिवीजन, नोट्स नहीं बनाओगे तो। नोट्स आपके लिए बहुत जरूरी है ना। और शुरुआत इनिशियल स्टेज पर जब हम सीख रहे हैं चीजों को और उस समय में नोट्स ना बनाना बहुत बड़ा महापाप है, ब्लंडर है एकदम। तो इसलिए चुपचाप से नोट्स बनाओ। और ज्योग्राफी तो देखो सिर्फ पढ़ने से नहीं आती, आप पॉलिटी को फिर भी पढ़ लो, है ना, बाकी चीजों को फिर भी पढ़ लो, आप पढ़ के समझ सकते हो। लेकिन अगर ज्योग्राफी में जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, डायग्राम्स नहीं देखेंगे, मैप नहीं देखोगे, मैप वर्क नहीं करोगे, तब तक चीजें नहीं आएगी आसानी से, है ना। चलो तो अब हम आगे देखते हैं, एक एक चीजों को समझते हैं। सबसे पहले देखो आपने सुना होगा कि पृथ्वी जो है वह अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ठीक है। पृथ्वी जो है वह अक्ष पर झुकी हुई है। ये झुकाव का मतलब क्या है, एक तो हो सकता था कि पृथ्वी जो है वह कुछ स्ट्रेट इस तरीके से बिल्कुल सीधी जो है वह घूम रही है, पर सीधी नहीं घूम रही है, ये थोड़ी सी टेढ़ी है ना, इस तरीके से घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है, ना कि बिल्कुल सीधी सीधी घूम रही है। तो यहां पर ये जो अक्ष बन रहा है, यहां पर ये जो टिल्ट है वह कितने का बन रहा है, इसके सेंटर पॉइंट से ये बन रहा है आपका 23.5, 23.5 डिग्री, है ना। ये इसका अक्षीय झुकाव हो गया। तो यहां पर ये हम कहेंगे कितने का कोण बनाती है, तो 66.5 का ये एंगल बनाती है, ठीक है। 66.5 डिग्री जो है ये एंगल बनाती है। तो यहां पर ये पृथ्वी का एक अक्षीय झुकाव हो गया, टिल्ट हो गया, ठीक है। याद रखना ये इसका क्या हो गया, टिल्ट हो गया। तो टिल्ट कितना है, 23.5 मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 विथ इट्स जो इसका ऑर्बिटल प्लेन है ना, जो इसकी कक्षीय सतह है, ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन मतलब अपने कक्षीय समतल से, हिंदी में यही वर्ड आता है, कक्षीय समतल से कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। लेकिन जब हम कोण की बात करेंगे तो ये एंगल बना रहे 66.5 का। समझ गए इसको, ये पहली बात हो गई। अब देखो दूसरी बात ये है कि हमने देखा कि जो सूर्य है, देखो सूर्य तो घूम नहीं रहा है, सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी है ये चक्कर लगा रही है। पृथ्वी का सारे जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, उनकी डेफिनेशन ही यही कि जो सूर्य के चारों तरफ जो है चक्कर लगाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, प्लैनेट्स कहेंगे। अर्थ इसमें प्लैनेट है। तो अब देखो कि यहां पर हम देखते हैं कि सूर्य से जो ये रेस निकल रही है ना, जो ये लाइट और जो ये हीट है, क्या ये एक साथ, ये लाइट और हीट क्या एक साथ पूरी पृथ्वी पर एक साथ रह सकती है। अगर मान लीजिए आपने पृथ्वी देखा है ना, चलो नहीं देखी होगी पृथ्वी,
सच में नहीं देखी होगी, बट हाँ इमेजिन किया आपने, पिक्स बहुत देखी होंगी आपने, वीडियोस बहुत देखी होंगी, तो आप देखेंगे कि मान लीजिए कि ये बॉटल है और अगर सामने से लाइट आए, ठीक है, तो यहाँ पर पीछे वाला जो भाग है जो कि सामने नहीं है वहां पर अंधेरा होगा, वहां पर उतनी लाइट और ऊष्मा नहीं होगी। ठीक इसी तरह से है कि पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य के सामने रहता है, यहाँ पर दिन होगा, यहाँ पर प्रकाश होगा, ठीक है, और बाकी जो पीछे वाला पार्ट है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा, वो वहां पर क्या होगा, रात होगी, ठीक है, वहां पर रात होगी। तो याद रखना कि कहीं ना कहीं एक ऐसी लाइन भी तो होगी जहां से कि ये दिन और रात शुरू होंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि आप मान लीजिए करोल बाग से आ रहे थे मुखर्जी नगर, आपने देखा कि जीटीबी के बाद तो बारिश ही बंद हो गई, तो कहीं ना कहीं तो एक ऐसी लाइन आपने कभी ना कभी देखी होगी कि यहां से बारिश खत्म हुई, यहां से बारिश शुरू हुई। तो यहां पर क्या देखा बच्चों कि एक ऐसी लाइन भी है, आप जानते हैं इसको क्या कहा जाता है, हिंदी में इसको कहा जाता है प्रदीप्ति व्रत। प्रदीप्ति व्रत यानी एक ऐसी रेखा जहां से दिन और रात का स्पष्ट अंतर जो है वह देखा जा सकता है, ठीक है, इसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है, प्रदीप्ति व्रत कहा जाता है जहां से डे और नाइट का स्पष्ट अंतर आपको दिखाई देता है। तो यहां पर प्रदीप्ति व्रत के एक तरफ जो है ये रात होगी और दूसरी साइड जो है यहाँ पर क्या होगा, दिन होगा, डे होगा। ठीक है, समझ गए इस कॉन्सेप्ट को। अब आगे देखो, एक और पॉइंट है इसमें, हम सभी को पता है कि पृथ्वी जो है वह ईस्ट टू वेस्ट घूम रही है, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट है ना, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। और तभी तो हम कहते हैं कि जो सूर्य है वह पूर्व दिशा से आता है। अरे भाई सूर्य पूर्व दिशा से नहीं आ रहा है, आप ही घूम रहे हो उस तरीके से। तो यहां पर हम देखेंगे कि 24 आवर में, 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा घूम जाती है। तो ये जो 24 आवर हैं, अर्थ जो है अपने एक्सिस पर एक कंप्लीट जो रोटेशन लेती है, ठीक है, ये 1 डे, एक दिन, मतलब 24 घंटे, 24 आवर है ना, 24 घंटे। और यहां पर कंप्लीट वन रोटेशन जो कहलाता है 24 आवर का कहलाया, ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, इसे अर्थ डे कहा जाता है, इसे पृथ्वी दिवस कहा जाता है। एनवायरमेंट वाला पृथ्वी दिवस नहीं है, पृथ्वी दिवस मतलब पृथ्वी एक दिन में जो है वह अपने अक्ष पर घूम जाती है, उसी को हम पृथ्वी दिवस कह रहे हैं। इसको डेली मोशन भी कहा जाता है, पृथ्वी की दैनिक गति, डेली मोशन, दैनिक गति। दैनिक गति क्या है, 24 घंटे में अपने ही अक्ष पर जो पृथ्वी है वह वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, बस यही आपका क्या है, यही इसकी दैनिक गति है, यही इसका पृथ्वी दिवस है। तो मतलब पृथ्वी दिवस कितने आवर का हो गया, 24 आवर का हो गया। आ गया ये समझ में, ये वाला ग्राफ ये समझ में आया आप सभी को। चलिए अब हम आगे चलते हैं। एक तो ये गति हो गई, अब हम चलते हैं दूसरा। हमने रिवॉल्यूशन को देखा, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, रिवॉल्यूशन का मतलब हुआ परिक्रमण, मतलब हुआ कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, है ना, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, अर्थ अराउंड द सन, है ना। तो ये हुआ। अब देखो इस डायग्राम को देखो जरा, इस डायग्राम को देखो बच्चों, कि यहां पर आप देखोगे कि सेंटर में जो है वह सूर्य है और चारों तरफ जो पृथ्वी है वह अपनी पोजीशन को बदलती रहती है, ठीक है। अब चलो हमें यही सारी जो बातें हैं वह समझना है, ठीक है। हम समझते हैं यहां पर सबसे कंडीशन नंबर 1, हम यहां पर सबसे पहली कंडीशन समझते हैं, ठीक है। चलो ये आपकी पृथ्वी हो गई, ठीक है, और ये आपका यहां पर सूर्य हो गया। देखो अब हम सभी को पता है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है, टिल्ट है, ठीक है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी, हम इसका झुकाव इस कुछ इस तरह से मान लेते हैं। ये आपका हुआ नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये आपका हुआ साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये आपका हुआ उत्तरी ध्रुव और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। चलो तो यहां पर देखो बच्चों कि हमने देखा कि पृथ्वी जो है वह टिल्ट है थोड़ा सा, है ना। ये कंडीशन हम देख रहे हैं पृथ्वी के, ये जो यहां पर कंडीशन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं, ये है आपकी, याद रखना कितने की, 21 जून की। सबकी कंडीशन है ये 21 जून को, 21 जून की जो पोजीशन है अर्थ की वह हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो कि जो सूर्य की किरणें हैं ये इस वक्त में 21 जून में, ये आपका इक्वेटर हुआ,
ये आपका 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुआ, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा है ना। तो देखो जो सूर्य की किरणें हैं 21 जून को क्या हो रहा है कि ये सीधी किस पर पड़ रही हैं, कर्क रेखा पर लंबवत है, कर्क रेखा पर ये जो किरणें हैं वह सीधी पड़ रही हैं, ठीक है। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्ट टुवर्ड द सन। सबसे पहले हमने देख लिया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वह टिल्ट है, ये झुका हुआ है पृथ्वी की तरह, ठीक है, ये टिल्ट हुआ, ये झुकाव हो गया। साथ ही देखो कि जो अगर हम सनरेज की बात करें तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर एकदम सीधी जा रही हैं, तो दीज एरिया रिसीव मोर हीट, है ना। तो ये जो एरिया है इसे क्या मिलेगा, ये ज्यादा हीट मिलेगा, इसे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होगी, ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होगी इस एरिया को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो एरिया है, ठीक है। तो यहां पर देखो कि यहां हम देखेंगे कि इसमें इक्वेटर, ये आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये आपका इक्वेटर है ना। तो यहां पर हम देखेंगे कि इक्वेटर के जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट है इसमें बहुत ज्यादा हीट और ऊष्मा प्राप्त होगी, इसलिए यहां पर समर सीजन होगा। कौन सा सीजन होगा, आपका समर सीजन होगा, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी, समर सीजन होगा, ठीक है। क्लियर है इतना, एक एक बात को समझते जाओ। तो यहां पर गर्मी का मौसम हो गया, इट इज समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। It is summer in the region north of the latitude, north of the equator, ठीक है। अब देखो, अब आया मेन 21 जून को यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन भी पूछा था, है ना। यूपीएससी ने बहुत सेपरेट करके क्वेश्चन पूछ लिया था कि अगर जिस बच्चे को डेट याद है कि किस वीक में जो समर सोलस्टाइस की घटना है वह होती है, तो यहां पर देखो कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वह टिल्ट है किसके सामने, टुवर्ड्स द सन, और ऐसे में सनरेज जो है वह डायरेक्ट किस पर सीधी पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर। और ऐसे में हम देखेंगे कि ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट है ये ज्यादा हीट प्राप्त करता है और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी, समर होगा। सो इट इज समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है, ये बात हम समझ गए। अब देखो तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट डे होगा और शॉर्टेस्ट नाइट होगा, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, दिन लंबा होगा रातें छोटी होगी, ठीक है, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, ठीक है, दिन लंबे होंगे रातें बहुत छोटी होंगी। और याद रखना दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलस्टाइस। तो ये जो पोजीशन है इसको हम क्या कहेंगे, इस पूरी घटना को समर सोलस्टाइस कहा जाता है, समर सोलस्टाइस, ठीक है। ये आपकी ग्रीष्म अयनांत की घटना हो गई, समझे इस बात को। ये आपकी जो घटना है, ये जो आपकी पोजीशन है ना, अर्थ की जो ये पोजीशन है इसको हम कहेंगे ग्रीष्म अयनांत। अब अगर इसके बारे में मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आप 30 वर्ड्स लिखिए, तब लिख पाओगे, लिख पाएंगे क्या, तो यहाँ पर ये बस यहीं पे 2-3 पॉइंट ही बस आपको ये याद रखने हैं। तो समर सोलस्टाइस क्या है, समझ में आ गया। अब सोचो, अब अगर हमें कहना हो विंटर सोलस्टाइस, विंटर सोलस्टाइस, तो उसकी भी सेम एक डेट होगी, इसको समझना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप विंटर सोलस्टाइस को समझ जाएं। तो सेम देखो, हर चीज को हम जस्ट अपोजिट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्ट है सूर्य के सामने, ठीक है, और यहाँ पर जब ये जो पोजीशन है वह चेंज होगी, है ना, जो अपनी ऑर्बिट में घूमते घूमते जो आप अर्थ है वो जस्ट इस तरफ आ जाएगा। ऐसे में हम देखेंगे कि अब जो साउदर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट है वो टिल्ट है सूर्य के सामने। अब ऐसे में मोर हीट किसे मिलेगी, ज्यादा ऊष्मा किसे प्राप्त होगी, साउदर्न हेमिस्फीयर को। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर समर सीजन होगा, तो ज्यादा हीट मिलेगी, समर सीजन होगा, है ना। और हम देखेंगे कि अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, कर्क रेखा पर जो 23.5 डिग्री है आपका लैटिट्यूड, इस पर जो सूर्य की किरणें वे सीधी आ रही हैं, वर्टिकल सनरेज आ रही हैं। अब ठीक यही कब होगा, जब हम विंटर सोलस्टाइस की बात करेंगे,
बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, इसको समझ जाओगे तो विंटर सोलस्टाइस को भी समझ जाओगे, जस्ट इसका अपोजिट है ना। तो एक तो हमने अपोजिट साउथ हेमिस्फीयर कर दिया, इसका टिल्ट है। दूसरा हमने देखा कि आगे अब हम फिर देखेंगे कि जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होगी, इस पर जो सूर्य की किरणें हैं, जो सनरेज है, वह सीधी आ रही होंगी और इस वजह से यहां पर होगा और उस पोजीशन को विंटर सोलस्टाइस कहेंगे। ये समझ में आया? ठीक है, अगर समर सोलस्टाइस आपको समझ में आया तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास देख रहे हैं और उन्होंने इस पार्ट को अगर स्किप नहीं किया तो प्लीज कमेंट में लिख देना कि यस मैम, समर सोलस्टाइस समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो जो हमने पढ़ा ना समर सोलस्टाइस, वो ये वाला पार्ट है बच्चों, ये वाला पार्ट है। तो ये आपका नॉर्थ है जो कि कहां पर टिल्ट है, देखो इसका झुकाव है ना सूर्य के सामने, ये सन है, इसके सामने झुकाव हुआ ना, तो ये समर सोलस्टाइस कब होगा? 21 जून को होगा। ठीक है, तो ये जब देखो समर सीजन होगा इस वक्त, तो जस्ट अपोजिट कर दो, विंटर सीजन होगा कहां पर? साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, अब हम समझते हैं इस कंडीशन को, इस कंडीशन को हम समझते हैं, इसको भी बना के बता दूं। ठीक है, जस्ट अपोजिट कर देंगे हम चीजों को। अब देखो जस्ट यहां पर हम चीजों को थोड़ा सा बदल देंगे। तो यहां पर ये आपका सूर्य हो गया, ठीक है, सन हो गया, ये आपका अर्थ हो गया। ठीक है, अब इस पोजीशन को देखो, समझने की कोशिश करो इसे, कि अब हम यहां पर देखेंगे कि ये है आपका नॉर्थ और ये है आपका साउथ। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो अर्थ है वह टिल्ट है। अब सूर्य की किरणें कुछ यहां पर आ रही है। ठीक है, ये आपका इक्वेटर था, ये आपका है 23.5 डिग्री साउथ, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि जो सूर्य की किरणें हैं वह एकदम सीधी पड़ रही हैं, सेम वही सारी बातें इसमें भी आएंगी। ठीक है, और ऐसे में डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। ठीक है, अब याद रखना कि अब हीट जो पड़ने वाली है वो कहां पर बढ़ेगी? ये बढ़ेगी साउदर्न में, और ऐसे में साउथ में क्या होगा, जो आपका साउदर्न हेमिस्फीयर है इसमें दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी, लॉन्गर डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, एंड शॉर्टेस्ट नाइट। ठीक है, दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी। अब इसकी डेट और देख लो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये है आपका 22 दिसंबर। ये आपकी डेट क्या है? वो 21 जून था, जब 21 जून को आपका क्या था? समर सोलस्टाइस था। ये 22 है ना, ये क्या है बच्चों? 22 है दिसंबर, और इसे हम कहेंगे विंटर सोलस्टाइस, विंटर सोलस विंटर सोलस्टाइस। ठीक है, शीत आयनान। आ गया समझ में? जस्ट अपोजिट है उसका, जस्ट आप अपोजिट कर दो, नॉर्थ की जगह साउथ कर दो, बाकी सारी चीजें सब वही होंगी। तो ये विंटर हो गया और ये आपका समर हो गया। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो, तो अब जो हमने विंटर सोलस्टाइस की बात की, ये है आपका। ठीक है, समर होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर, विंटर सोलस्टाइस। ठीक है, शीत आयनांत। क्लियर हुआ? तो ये दोनों हमारे क्लियर हो गए, ये विंटर और ये आपका समर सोलस्टाइस। अब दो और पोजीशन रह गई ना, दो और पोजीशन रह गई। तो यहां पर हम देख रहे थे कि यहां पर ये जो टिल्ट है वो साउथ किसके सामने है? साउदर्न हेमिस्फीयर ज्यादा है सूर्य के सामने। ठीक है, अब लेकिन देखो इस पोजीशन में कोई भी ज्यादा झुकाव हुआ नहीं है, क्योंकि यहां पर सनरेज जो है वह सीधी पड़ रही है कुछ इस तरीके से। तो यहां पर कोई भी नॉर्थ और साउथ का जो पार्ट है वह सूर्य के सामने टिल्ट रही है। ठीक है, सूर्य के सामने जो है वह टिल्ट नहीं है। अब इसको और समझ लेते हैं।
कि जब हमने यहां पर देखा ठीक है, ये आपका सन हो गया और एक अर्थ की कंडीशन यहां पर और एक कंडीशन यहां पर, ठीक है। तो यहां पर जो सन रेज है वह एकदम सीधी जा रही है अर्थ, ठीक है, ये अर्थ की पोजीशन हो गई। अब देखो ये कौन सी घटना बनने वाली है, ये कौन सा टर्म है, इसको हम समझते हैं। तो देखो ये जो कंडीशन है ये होगी 21 मार्च, ये कंडीशन होगी 21 मार्च, सितंबर 23, ये जो कंडीशन है ये 21 मार्च को है और सितंबर 23 को है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहां पर जो सूर्य की किरणें हैं वे सीधी विषुवत रेखा पर पड़ रही हैं। दोनों ही कंडीशन में सूर्य की जो किरणें हैं वह किस पे पड़ रही हैं, विषुवत रेखा पर पड़ रही हैं। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, दोनों ही कंडीशन में डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, ये जरूर याद रखना है कि किस पे किरणें जो है वह सनरेज जो है वह सीधी जा रही है, ठीक है। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, विषुवत रेखा, इक्वेटर पर डायरेक्ट जा रही हैं। और ऐसे में याद रखना कि कोई भी जो पोल है वह टिल्ट नहीं है, ठीक है। कोई भी, चाहे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, तो किसी की तरफ जो झुकाव है, टिल्ट है, वह नहीं है टुवर्ड द सन। आगे देखो, नेक्स्ट है कि अब देखो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। हमने देख लिया कि ये अपोजिशन बन क्या रही थी। तो देखो इस कंडीशन में होगा क्या कि पूरी पृथ्वी पर एक तरीके से दिन और रात जो है वे बराबर होंगे ना। ऐसा होगा कि अभी तक हमने देखा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब लॉन्गेस्ट डे हो रहा था तब समर सोलस्टाइस था, और सेम यही जब लॉन्गर डे साउदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा था तब विंटर सोलस्टाइस था। लेकिन अब क्या होगा, अब चूंकि जो सनरेज है वह डायरेक्ट इक्वेटर पर जा रही हैं, और ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे एक कंडीशन आपको याद रखना है। एक तो हमने देख लिया कि नाइदर ऑफ द पोल इज टिल्ट टुवर्ड द सन, है ना। कोई भी जो अक्षय वह सूर्य कोई भी जो अक्षय वह सूर्य के सामने झुका हुआ नहीं है, और ऐसे में इक्वल डे एंड नाइट होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, इक्वल डे एंड नाइट, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात जो है वह बराबर होंगे, इक्वल डे एंड नाइट, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स, दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। इस घटना को क्या कहेंगे, विषुव, विषुव कहेंगे हिंदी में। वर्ड लिख लो, क्या कहेंगे इसको, विषुव कहेंगे। क्लियर है, क्लियर है। एक और पॉइंट यहां पर देख लो कि देखो लेकिन सीजन में अंतर होगा नॉर्थ और साउथ में। जैसे कि अगर हम सितंबर 23 की बात करें तो सितंबर 23 को स्प्रिंग सीजन होगा साउथ में, ठीक है। स्प्रिंग सीजन होगा कहां पर, साउथ में। और जो आपका ऑटम यानी शरद ऋतु है वो आपका कहां पर होगी, नॉर्थ में होगा। और 21 जब हम मार्च की बात करेंगे तो इसको जस्ट अपोजिट कर लें आप, है ना। तो ये आपका समर सोलस्टाइस, विंटर सोलस्टाइस और आपका इक्विनॉक्स हो गया, ठीक है। क्लियर है। अब देखो लास्ट आपको इसमें याद रखना है कि बेसिकली जब हम देखते हैं कि अर्थ जो है वह रोटेशन और रेवोल्यूशन कर रही है, इसी वजह से डे एंड नाइट हो रहे हैं एंड जो सीजनल चेंजेस हैं वह हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे हम रोटेशन की बात कर लें, रिवोल्यूशन की बात करें, तो दिन और रात का बदलना हुआ या फिर चेंजेस इन द सीजन्स, ये इन्हीं सबके कारण है, ठीक है। ये इन्हीं सबके कारण होता है। क्लियर। तो आपको पता चल गया कि ये जो रिवॉल्यूशन था इसकी वजह से ऋतु परिवर्तन हो रहा था, सीजन बदल रहे थे। और जो आपका ये डे नाइट था, आपका ये जो डे नाइट था, इस वजह से क्या हो रहा था आपका, है ना, ये आपका जो घूर्णन था ये इससे डे नाइट हो रहा था, ठीक है। क्लियर है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था। तो हमने यहाँ पर क्या क्या समझा, परिक्रमण की बात की, हमने यहाँ पर रोटेशन को समझा, समर सोलस्टाइस, विंटर सोलस्टाइस और इक्विनॉक्स, ठीक है। फिर से देखो,
रिवॉल्यूशन, परिक्रमण, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, अर्थ अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी है वह घूम रही है, और जैसे जैसे इसकी पोजीशन में चेंज आता है वैसे वैसे सीजन जो है वह भी चेंज हो जाता है। और इसी में हमने देखा समर सोलस्टाइस, मतलब जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वह टिल्ट होता है सन के सामने, और ज्यादातर जो डायरेक्ट जो किरणें हैं, डायरेक्ट जो सन रेज है वह किस पर, टॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉन, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा पर आ रही हैं। ऐसे में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होगा, शॉर्टेस्ट नाइट होगी, है ना। तो ये हम क्या कह रहे थे, समर सोलस्टाइस। ठीक अपोजिट करो विंटर में। देखो इसलिए फिर से बोल रही हूँ ताकि आपको एकदम याद हो जाए, आपको चीजें याद होनी चाहिए, ये नहीं कि केवल जब कॉपी बंद की तो सारी चीजें बंद हो गई। थोड़ा सा रिवाइज करो, चीजों को समझो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आपका विंटर सोलस्टाइस है जस्ट इसके क्या हुआ, अपोजिट हो गया, है ना। अब जो आपका साउदर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट है ये टिल्ट है टुवर्ड द सन, और ऐसे में जो सन रेज है वह डायरेक्ट किस पर आ रहे हैं, तो ज्यादा हीट होगी साउदर्न हेमिस्फीयर में, लॉन्गेस्ट डे होगा। और जब ये समर सीजन होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस मनाया जाता है ना वो इसी समर में होता है, ठीक है, वहां पे बड़े दिन होते हैं। तो ये आपका शीतायनान था। इक्विनॉक्स क्या था, इक्विनॉक्स की डेट क्या थी ये भी आपको याद रखना है, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। ठीक है, इस वक्त क्या है कि कोई भी जो पार्ट है, कोई भी जो पोल है, कोई भी जो आपका साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वह सूर्य के सामने टिल्ट नहीं है, झुका हुआ नहीं है, और ऐसे में पूरे अर्थ पर दिन और रात बराबर होंगे, है ना, डे एंड नाइट जो है वह इक्वल होंगे। और ऐसे में क्या होगा, इस घटना को इक्विनॉक्स कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। समझे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी, मुझे आपके कमेंट्स जो है वह मिल गए थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, चलो आओ इसको देखो। बताना है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वह करेक्ट है। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, ऑन 23 सितंबर इट इज ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। 23 सितंबर को, है ना, जो शरद ऋतु है वह कहां पर होगी, नॉर्थ में, और जो बसंत सीजन है वो होगा साउथ में। 21 को व्हेन स्प्रिंग इन नॉर्थ एंड ऑटम इज साउथ हेमिस्फीयर। तो क्या जस्ट ये अपोजिट हो गया, यही मैंने आपको बताया था कि 21 मार्च और 23 सितंबर एक ऐसे दिन है जहां पर पूरे अर्थ पर डे और नाइट जो है वह बराबर होंगे। इसे विषुव कहा जाएगा, इक्विनॉक्स कहा जाएगा, लेकिन सीजन में कुछ अंतर हो सकता है नॉर्थ और साउथ के, और ये सीजन में अंतर, ये दोनों सही लिखे हैं। ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्टली रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट टुवर्ड इट। अगर मैं यहां पर नॉर्थ लिख दूं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जगह आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिल जाए तो गलत हो जाएगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां पहुंचे आप, ये है, फिर से याद करो, ये है आपका इक्वेटर जो कि 0 डिग्री है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो आपका 23.5 डिग्री साउथ में है, और 23.5 डिग्री अगर हम नॉर्थ की बात करें तो ये क्या है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। तो यहां पर कहा जा रहा है 22 दिसंबर, इसका मतलब हम विंटर सीजन की बात कर रहे हैं क्या। तो ये आपका विंटर सोलस्टाइस लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, शीतायनांत की घटना है ये। और यहाँ पर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वह डायरेक्ट रिसीव करेगा सनरे, और ऐसे में साउथ पोल जो है इसकी तरफ झुका होता है। तो ऐसे में क्या होगा, कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, क्योंकि सारे ऑप्शन इसमें सही है ना, ऑल जो है इसमें सभी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, द सर्किल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड ऑफ द सर्किल ऑफ। एक ऐसा सर्किल जो कि दिन और रात का एक तरह से ग्लोब पर आपको विभाजन करके दिखाए, ये सर्किल क्या कहलाएगा, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, ऑर्बिटल प्लेन, या फिर इल्यूमिनेशन। प्रदीप्ति व्रत, प्रदीप्ति व्रत है ना, ये इसका हिंदी है। प्रदीप्ति व्रत के बारे में लिखा हुआ है कि हम देखते हैं कि सूर्य के सामने, है ना, पृथ्वी जो है चूंकि वह स्फेरिकल है, वृत्ताकार है, स्फेरिकल है, वृत्ताकार है, और इस वजह से इसका वो भाग जो सूर्य के सामने रहता है यहाँ पर दिन होता है, और जो सामने नहीं रहता है यहाँ पर नाइट होगा। और ऐसे में हम देखेंगे कि ये जो विभाजन कर रहा है ये सर्किल क्या कहलाता है, ये इल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति व्रत इसको कहते हैं।
season change due to change in the position of the earth around the sun is called. जो ऋतु परिवर्तन होती है, ये यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि जो सीजन चेंज है वह किस कारण होगा। ठीक है, तो सीजन चेंज ड्यू टू चेंज द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ अपनी स्थिति में परिवर्तन के कारण मौसम परिवर्तन होगा। इसे क्या कहेंगे? इसे रोटेशन कहेंगे। रोटेशन, घूर्णन, रिवॉल्यूशन, परिक्रमण, ऐसे ही याद होगा बच्चों। इक्विनॉक्स यानी विषुव, और इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति व्रत। जस्ट हमने देखा कि जो इल्यूमिनेशन है इसका मतलब तो डे एंड नाइट वाला हो गया, ये कैंसिल हो गया। इक्विनॉक्स मतलब पूरे पृथ्वी पर दिन और रात का बराबर होना, ये भी नहीं है। घूर्णन मतलब अपने एक्सिस पर जो है वह रोटेट करना, तो इसके कारण, तो रोटेशन के कारण तो डे एंड नाइट होगा। रोटेशन के कारण क्या होगा? डे एंड नाइट होगा, है ना, डे एंड नाइट होगा। दिन और रात का होना रोटेशन के कारण होगा। लेकिन जब हम परिक्रमण, रिवॉल्यूशन की बात करेंगे कि सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी है वह अपनी कक्षा में घूम रही है, तो जैसे जैसे इसकी पोजीशन में चेंज आता है वैसे वैसे यहाँ पर जो सीजनल चेंजेस है वह होते रहते हैं। चलो आओ अब देखते हैं हम इसके एक्सरसाइज में क्या क्या आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस पे आप ज्यादा नहीं 30 वर्ड्स लिखने की कोशिश करना है। और अगर आपको ये पढ़ना है ना रोटेशन, रिवॉल्यूशन, तो प्लीज कोशिश करो कि छोटे छोटे डायग्राम, रफ डायग्राम बना लो। जरूरत नहीं है कि आप एकदम बस जैसे बुक में बने आपको वही अगले छपने को देना है, प्रिंट करवाने को देना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है, इनको हमेशा, ज्योग्राफी को जब भी पढ़ो ना, नोट से पढ़ो, डायग्राम्स बनाओ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, संक्षिप्त में उत्तर दें। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद द ऑर्बिटल प्लेन? अपनी कक्षीय सतह से एक तरह से क्या जो एंगल है वह पृथ्वी बनाती है। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो झुकाव है वह कितना है? डिफाइन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। आप कर लोगे इसको, रोटेशन और रिवॉल्यूशन को डिफाइन कर लेंगे क्या आप सभी? 30 वर्ड्स में करना, कर लोगे? तो यहाँ पर आपको कल की क्लास में आने के पहले ये आंसर राइटिंग करनी है, 30 वर्ड में लिखना फ्रेंड्स, ज्यादा नहीं। ठीक है, जो बच्चे ज्यादा लिख पाए 50 में, 100 में, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आंसर राइटिंग आप करना, मिनिमम आपके लिए 30 वर्ड्स मैंने दिए। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, खुद से कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। डिफरेंशिएट बिटवीन द समर एंड विंटर सोलस्टाइस। आई होप सभी बच्चों को ये ग्रीष्म और बहुत ये टफ बना जाता है वैसे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको टफ लगा होगा। होशियार हैं आप सभी, है ना, समझ गए होंगे। व्हाट इज एन इक्विनॉक्स? विशुभ भी समझ गए होंगे। चलो आगे सॉल्व करते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, इंक्लाइनेशन। ठीक है, डायरेक्ट रे ऑफ द सन फॉल ऑफ द इक्वेटर, और अगर हम डायरेक्ट रेस की बात करें जो कि विषुवत रेखा पर सीधी पड़ रही थी, तब ऐसी कंडीशन में था क्या? दिन और रात बराबर थे, है ना। तो क्या ये 21 मार्च है, 21 जून है, या 22 दिसंबर है? क्या है ये? अच्छा 23 अगर सितंबर लिखा होता तब कंफ्यूज होते। अब 21 मार्च है, ये है ना। 21 जून तो आपका समर सोलस्टाइस है, 22 तो आपका विंटर सोलस्टाइस है। ठीक है, क्रिसमस इज सेलिब्रेट इन समर इन, अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि क्रिसमस जो है हमारे यहाँ तो ठंड के दिनों में मनाया जाता है, बट कहीं पे समर के दिनों में, वहां पे ग्रीष्म ऋतु होती है, समर होता है, समर सीजन होता है। जापान, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया। साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज ड्यू टू, देखो अगर हम मौसम की बात करें तो ये क्यों, ये जो साइकिल है वे क्यों होगी? रोटेशन के कारण, रोटेशन के कारण डे और नाइट था। तो ये किसके कारण है? रिवॉल्यूशन के कारण। ग्रेविटेशन के कारण है? नहीं, है ना। चलिए, क्लियर हुआ इतना? तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब एक बात और याद रखो, अब देखो मैंने आपको सरल में शब्दों में समझा दिया, हमने सारी चीजें समझ ली। अब आपके लिए लास्ट में मैंने ये सारे जो पॉइंट्स है कि आपको रोटेशन याद करना है, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि मुझे ब्रीफ नहीं मिला एनसीईआरटी का, है ना। तो आपको जो ये पीडीएफ एप्लीकेशन पर मिलता है वहां से आपको इन चीजों को पढ़ना है, समझ आपने लिया है, अब रटने का काम आपका। ठीक है, ये हिस्सा आपका हो गया। तो रोटेशन क्या है, रिवॉल्यूशन क्या है, ऑर्बिटल प्लेन क्या है, ठीक है, और इल्यूमिनेशन क्या है ये भी हमने देख लिया। ठीक है, द सेकेंड मोशन ऑफ द, हमने रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, इसको देखते रहिएगा आप, रिवॉल्यूशन क्या है। अच्छा, एक और बात जो यहाँ पर हमसे छूट गई है उसको हम पढ़ लेते हैं। देखो हम देखते हैं कि एक और पॉइंट जो हमसे छूट गया है वो यहाँ पर समझ लो, इस वाले का।
हम देखते हैं, हमने ये तो देख लिया था कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर 24 आवर में घूम जाती है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो, हमें बात करनी है अब लीप ईयर की, कि हम देखेंगे कि जो पृथ्वी है, विंटर सोलस्टाइस और समर सोलस्टाइस, ये सब आप समझ गए, ठीक है। अब देखो, इसमें हम देखेंगे कि यहां पर ये जो पृथ्वी घूम रही है ना बच्चों, ये इसका जो पूरा टाइम है वह कितना होगा, इसका टाइम ये होगा 1 ईयर का, इसका ये टाइम कितना होगा, 1 वर्ष का। और यहां पर हम जानते हैं कि 365 डेज होते हैं, मतलब जनरली कहा जाता है कि 365 दिन में जो पृथ्वी है वह घूम लेती है, एक चक्कर पूरा कर लेती है। ये आपका रेवोल्यूशन का टाइम हो गया। लेकिन याद रखना कि 365 हम इन जनरल बोल देते हैं, रियल में ये जो टाइम है, ये जानते हो कितना है, ये है 365 डे, 365 डे एंड 6 आवर। तो 6 आवर जो है, जो 6 घंटा है ना, इसको एक तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है। जब हम 365 डे बोलते हैं ना, तब हम इसको इग्नोर करते हैं। पर ये देखो कि अगर ये 6 आवर, 6 आवर, 6 और इस तरीके से ये जो जब जुड़ जाएगा बच्चों, और जब ये 24 आवर हो गया, तब इसको कैसे इग्नोर करोगे। तो अब जब ये 24 आवर हुआ, तो इस तरह से हमारे यहाँ हर चौथा वर्ष जो है वह क्या होता है, लीप ईयर होता है। क्या होता है, लीप ईयर होता है। और ये कब जुड़ जाता है, ये जब 24 घंटा हो जाता है, तब 365 नहीं बल्कि 366 डेज होते हैं, 366 दिन होते हैं। और ये एक दिन कहां पे बड़ा दिखता है आपको, फैब में। फैब जो जनरली 28 का होता है, अब यहां पर आपको 29 फैब जो है वह दिखाई देता है हर चौथे वर्ष, यानी कि लीप ईयर। तो जिस भी बच्चे का बर्थडे आता है 29 को, 29 फैब को, है ना, बढ़िया है, आप 4 साल में 1 साल ही बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया कैलकुलेशन। देखो, जब हमने ये देखा था कि जो पृथ्वी है वह अपने एक्सिस पर रोटेशन कर रही है, वो 24 आवर का टाइम था, डे का टाइम था। लेकिन अगर हम ये देखें, ये तो रोटेशन का था, टाइम था। रिवॉल्यूशन का जो टाइम पीरियड है वह कितना है, 1 ईयर। 1 ईयर में कितने डे होते हैं, 365। लेकिन एक्चुअल में ये डे जो है 365 डे एंड 6 आवर है, 6 आवर को इग्नोर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हर चौथे साल में जब ये 24 घंटे पूरे हो जाते हैं, एक दिन बढ़ जाता है, और आपको एक दिन बढ़ा हुआ मिलता है। और ये दिन कहां पे बढ़ेगा, फैब में बढ़ेगा। 28 की जगह आपको 29 के जो फैब है वह देखने को मिलता है। 366 दिन होंगे, और इसको हम लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। हर चौथा वर्ष जो है वह क्या होता है, लीप ईयर होता है, जिसमें कि 366 डेज होते हैं। तो 1 ईयर रिवॉल्व अराउंड द सन। आया समझ में ये आपको। और सीजनल जो चेंज है, जो इसी पोजीशन की चेंजेस से होगा। तो हम इस बात को समझ चुके हैं। चलिए, आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब तक हमारा सोलर सिस्टम हो गया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गया, मोशन ऑफ द अर्थ हो गया, मैप और मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ, इसको एक साथ पढ़ लेंगे। आवर कंट्री इन इंडिया, इसको भी हम पढ़ेंगे ट्यूसडे को, अपकमिंग ट्यूसडे को। और फिर उसके बाद जो वेंसडे होगा, उस वक्त हम इसका एक जो सरप्राइज टेस्ट है वह रख लेंगे, क्लास टेस्ट रख लेंगे। यूपीएससी ने जो क्वेश्चंस पूछे उसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका समर सोलस्टाइस हो गया, ये आपका विंटर सोलस्टाइस हो गया। खुद से बनाओ ये सारी चीजें और याद करो। और देखो, बाकी याद करने के लिए आपको पीडीएफ में मैंने सारी चीजें जो है वह दे रखी है, आपको भटकना ना पड़े, है ना। जिन बच्चों को, अब बार बार कुछ स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपने क्लास देखी है तब क्या आपको बुक रीडिंग करनी है। बुक रीडिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। आप सोचो कि उसका कोई विकल्प, कोई ऑप्शन आपको मिल जाए, इम्पॉसिबल। वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। मैंने सरल भाषा में आपको समझा दिया कि ऐसा होगा। लेकिन जब पेपर आएगा, जब एग्जाम हॉल में आपके सामने पेपर आएगा, तब तो आप जानेंगे ना कि वो किस तरीके, उसकी एक अलग ही टर्मिनोलॉजी, जैसे पॉलिटी की अलग है, ज्योग्राफी की अलग है, हिस्ट्री की अलग है। तो उसके टर्म्स और सारी चीजों को समझने के लिए, उस भाषा में आपको लिखने के लिए, राइटिंग करने के लिए, तब आपको इन चीजों की जरूरत होती है। तो इन्हें भी पढ़ो, बार बार पढ़ो, चीजों को समझो, और जो ना समझ में आए वो आप कॉमेंट करो। आगे हम जब रिवीजन क्लास करेंगे, देन मैं आपके कमेंट्स को कंसीडर करूंगी, ठीक है। सो रिवॉल्यूशन क्या है, ऑर्बिट प्लेन क्या है, लेमिनेशन क्या है ना, और यहाँ पर हम रिवॉल्यूशन क्या है, ठीक है, समझ गए। ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया।
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये वाला समर सोलस्टाइस, विंटर सोलस्टाइस। अब ये आपको रटने का काम है। क्वेश्चंस भी हमने देख लिए, एक्सरसाइज भी हमने देखी। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी बच्चों, है ना। हम मिलते हैं अपनी अपकमिंग बाकी क्लासेस में। तो सभी बच्चे नोट्स बनाते रहें, रिविजन करते रहें। अभी 3 आपके सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, हिस्ट्री चल रहा है और पॉलिटी आपका 6 का खत्म हो गया, चूंकि आप यूपीएससी वाला और हिंदी पर भी कई बार पढ़ चुके हैं पॉलिटी कंप्लीट। यहाँ पर इसलिए आपको थोड़ा सा एक वेरिएशन, एक वैरायटी देने के लिए कि अगर आपको 24 या 25 में एग्जाम देना है तब चीजों को हम कंपाइल करके पढ़ लेते हैं, कि एक तरह से इंटरलिंकिंग करके पढ़ लेते हैं। तो हमने 6 का पॉलिटी कर लिया, अब हम 6 का ज्योग्राफी कर लेंगे, फिर हम इसी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए सब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। एंड पढ़ाई करते रहिए, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।